Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Plant Science Tools. I am Dr. Rashid Mahmood Rana, and today we will discuss about genetic variability. जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनमें हम वेरिएशन या आपस में चेंजेस देखते रहते हैं। तो ये वेरिएशंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्लांट्स या एनिमल्स में जो भी हम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप दो चीज़ों की वजह से मिलके बनती है। एक फैक्टर जीनोटाइप और दूसरा एनवायरनमेंट। जीनोटाइप वो फैक्टर है जो जेनेटिक्स जिस चीज़ को कंट्रोल करती है, यानी जीन्स या डीएनए जिसको कंट्रोल करता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उस जीनोटाइप को एक्सप्रेस होने में हेल्प करते हैं या एक्सप्रेस होने से रोकते हैं। तो इन दोनों का मुरक्कब जो है वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप जीन्स या जीनोटाइप से अल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है, या एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो सकती है, या इन दोनों से इफेक्ट हो सकती है। सो ये चेंज जो फिनोटाइप में होती है इसे हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि ये फिनोटाइप में वेरिएशन दो वजह से हो सकती है, या जीनोटाइप की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से। तो इसी तरह से हम वेरिएशन को भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जेनेटिक वेरिएशन है और दूसरी एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या है कि जो भी ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रही है, वो एनवायरनमेंट के यूनिफॉर्म ना होने की वजह से, यानी कि एक जगह पे आपने कोई क्रॉप लगाई है, वो वहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं। यानी एक फील्ड है बड़ा सा, आपने वहां पे कोई क्रॉप लगाई है, तो वहां पे कहीं पे लाइट मिल रही है, कहीं पे प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही, या कहीं पे मॉइस्चर कंटेंट्स कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे न्यूट्रिएंट्स यानी फर्टिलाइज़र वगैरह कम डाल दी, कहीं पे ज़्यादा डाल दी। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट वेरी हो रहा है, माइक्रो एनवायरनमेंट इसे हम कहते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट जो वेरी हो रहा है, उस वेरिएशन की वजह से जीनोटाइप्स के अंदर वेरिएशन आती है, यानी फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है, कैरेक्टर्स आपको वेरिएबल नजर आते हैं। लेकिन ये वेरिएबल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते, इसलिए हम इसे कहते हैं कि नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन हमेशा नॉन हेरिटेबल वेरिएशन रहती है। सो इसकी वजूहत जैसे हमने बात की कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जैसा कि न्यूट्रिशन है, मॉइस्चर है, लाइट है, टेम्परेचर है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उनमें वेरिएशन मौजूद हो तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल वेरिएशन क्रिएट होती है, लेकिन ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होती। दूसरी वेरिएशन आप देखते हैं कि बाज फील्ड्स में कहीं पे एक जगह डिजीज आई है, किसी जगह पे डिजीज नहीं आई, तो जो डिजीज प्लांट्स होंगे उनकी विगर वेरिएबल होगी, उनकी विगर में वेरिएशन होगी एज कंपेयर टू प्लांट्स जहाँ पे डिजीज नहीं है, या जहाँ पे पेस्ट का अटैक आया है, कोई इंसेक्ट आया है। जिन पे इंसेक्ट आया है वो प्लांट्स वीक होंगे, जिन पे इंसेक्ट्स नहीं आए वो प्लांट्स वीक नहीं होंगे, उनकी विगर बेहतर होगी। तो इस तरह के नॉन ग्रोथ फैक्टर्स एनवायरनमेंट में अगर चेंज होते हैं तो उससे भी एनवायरमेंटल वेरिएशन क्रिएट होती है। मैं दोबारा इस चीज का तज़किरा कर दूं कि एनवायरमेंटल वेरिएशन एक नॉन हेरिटेबल वेरिएशन है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती। दूसरी टाइप ऑफ वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन है, और ये वेरिएशन जेनेटिक कॉजेज की वजह से होती है। और डेफिनेटली ये चूंकि जीन्स में या हेरिडिटी मटेरियल में चेंज की वजह से वेरिएशन होती है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, यानी पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसमिट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी और जेनेटिक वेरिएशन। सो नॉर्मली ये वेरिएशन
जीन्स में होती है, और अलीलिक वेरिएबिलिटी जब एक पॉपुलेशन में मौजूद हो तो उसकी वजह से हमें फिनोटाइप्स वेरिएबल नजर आती हैं। दिस इज ड्यू टू अलीलिक वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन, यानी एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाले जीन्स उनकी वेरिएबल फॉर्म्स मौजूद होती हैं, इसे हम अलील्स कहते हैं। तो ये वेरिएबल फॉर्म्स एक पॉपुलेशन में जब मौजूद होंगी तो दैट विल कॉज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन सिंपल भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर ऐसे करैक्टर्स में वेरिएशन हो जो सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहा है, या क्वालिटेटिव ट्रेट्स में वेरिएशन हो, तो उसे हम मोनोजेनिक या क्वालिटेटिव वेरिएशन कहते हैं। जिस तरह से फ्लावर कलर बाज क्रॉप्स में है, सीड कलर है, या लीफ प्यूबिसेंस, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्न्स इन वीट, या डिजीज रेजिस्टेंस कुछ क्रॉप्स में, ये सिंपल हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, या मोनोजेनिक हो सकती है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है वेरिएशन, जैसे कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स में, यानी जहाँ बहुत सारे जीन्स जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। जिस तरह से प्लांट की विगर है, प्लांट की हाइट है, या प्लांट की यील्ड है, ये कंटिन्यूस वेरिएशन इन ट्रेड्स में पाई जाती है, मेजरेबल ट्रेड्स होते हैं। इन्हें आप यस और नो में कैटेगराइज करने की बजाय हम क्वांटिफाई करते हैं, यानी मेजर करते हैं, तो ये पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं। तो इनमें अगर वेरिएशन होगी दैट कुड बी पॉलीजेनिक वेरिएशन या क्वांटिटेटिव वेरिएशन। सो जेनेटिक वेरिएशन क्यों जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंस। जेनेटिक वेरिएशन एक्चुअली हमें एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। ये हमें रास्ता बताती है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, यू कैन मैनिपुलेट इट। अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद ही नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक वेरिएशन आपको एक ऑप्शन देती है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। आपके पास एक रॉ मटेरियल है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कहीं भी। अगर आपके पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी मौजूद नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव क्रॉप्स। आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स आप इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर वो मौजूद नहीं है। तो आइदर you will create it or you will just look for some miracle। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जेनेटिक वेरिएशन मौजूद हो। सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी या हेरिटेबल वेरिएशन, पॉसिबल जो सोर्सेज हैं उनमें मेजर सोर्सेज हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इट इज ड्यू टू आउटक्रॉसिंग और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, इससे भी वेरिएशन क्रिएट होती है। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड वेरिएशन और म्यूटेशन, इससे एक वेरिएशन क्रिएट हो सकती है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ये भी एक वेरिएशन क्रिएट करने का जरिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियली आप कोई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं बाय बाईपासिंग द ब्रीडिंग टेक्निक्स, वो भी एक पॉसिबिलिटी है वेरिएशन की। और सोमाकोलोनल वेरिएशन, this is also another source of heritable or genetic variation। genetic recombination, genetic recombination ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉप्स में होती है तो उसके नतीजे में चूंकि डिफरेंट गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कंबाइन करते हैं, और उस कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट जीन्स कंबाइन होते हैं, और वो जीन्स ऑफ स्प्रिंग्स में रीअरेंज होते हैं। इस रीअरेंजमेंट को रिकम्बिनेशन कहते हैं, और इस रीअरेंजमेंट या रिकम्बिनेशन में जो मेजर रोल प्ले करने वाला कंपोनेंट है दैट इज मेयोसिस। मेयोसिस होती है, आप लोगों को पता है कि मेयोसिस के रिजल्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, और इस तरह से वो नॉन पेरेंटल कम्बिनेशंस डेवलप करते हैं। सो रिकम्बिनेशन इस तरह से अपना रोल प्ले करती है, और
इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रीडिंग में, बिकॉज जब हमारे पास रिकॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट्स में से सिलेक्शन करते हैं और अपने डिज़ायरेबल कम्बिनेशंस को चूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यही वो टूल है जिसको हम प्लांट ब्रीडिंग में कन्वेंशनल वे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। द सेकेंड वन cause of genetic variation is change in chromosome number. वेरिएशन और चेंज इन क्रोमोसोम नंबर मुख्तलिफ जराए से हो सकती है, जैसे कि कंप्लीट क्रोमोसोम सेट वेरी कर जाए या जीनोम कंप्लीट जीनोम में वेरिएशन आ जाए, ऐड हो या रिमूव हो जाए, या कोई एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड या रिमूव हो जाए। तो इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो वेरिएशन का होगा। एक हमारे पास न्यू चीज डेवलप होगी, न्यू जीनोटाइप और न्यू फिनोटाइप डेवलप होने का चांस होगा। क्रोमोसोम नंबर वेरिएशन को हम मेजर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक यूप्लॉइडी है और दूसरी एनयूप्लॉइडी है। यूप्लॉइडी दैट इज वेरिएशन इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट या वो ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए तो उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। एनयूप्लॉइडी अगर इंडिविजुअल क्रोमोसोम चेंज होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मिस हो गया या एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरी कॉज जेनेटिक वेरिएशन की स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड म्यूटेशन। कोई भी हेरिटेबल चेंज जो डीएनए के बेस सीक्वेंस में होती है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए चूंकि एक हेरिडिटी मटेरियल है और उसके अंदर जो भी चेंज होगी वो चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होगी। तो जो भी हेरिटेबल चेंज बेस सीक्वेंस में यानी डीएनए के सीक्वेंसेस में जो चेंज होगी उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। ये दो तरह की होती है, क्रोमोसोम म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन अगर पूरे क्रोमोसोम में वेरिएबिलिटी आती है, कोई चेंज आती है, जैसे कि पूरा क्रोमोसोम रिमूव हो गया है, क्रोमोसोम का कोई पोर्शन डिलीट हो गया, क्रोमोसोम के अंदर कोई पोर्शन ऐड हो गया, तो उसे हम क्रोमोसोम म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन अगर एक जीन में कोई चेंज आती है जो कि सिर्फ उस जीन तक लिमिटेड होती है, थोड़े बहुत बेस पेयर्स की जो वेरिएशन आएगी उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। अनदर रीजन फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी या हेरिटेबल वेरिएशन इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं डीएनए में जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसे हम जंपिंग जीन्स का नाम भी देते हैं। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बारबरा मैक्लिंटॉक ने इनको डिस्कवर किया था मेज में, लेकिन उसके बाद ये बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये वो जीन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं, एक जगह से रिमूव होते हैं, दूसरी जगह इंसर्ट हो जाते हैं, ये एक जगह से कॉपी होके दूसरी जगह पे इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी वेरिएशन क्रिएट होती है। सो इस वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन की एक रीज़न ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मेज में बहुत सारी वेरिएशंस इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से नोट की गई है। एक और रीज़न जेनेटिक वेरिएशन या हेरिटेबल वेरिएशन की सोमोक्लोनल वेरिएशन है। सोमोक्लोनल वेरिएशन ये नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं की जाती, लेकिन जब हम इन विट्रो कल्चर करते हैं प्लांट्स को, ये टिश्यू कल्चर करते हैं, आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं या सेल कल्चर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जब नए प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं उनमें जो वेरिएबिलिटी पाई जाती है उसे हम सोमाक्लोनल वेरिएशन कहते हैं।
ये सोमा क्लोनल वेरिएशन इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये क्लोन से यानी एक सेल से या एक टिश्यू से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए प्लांट्स हैं, इनमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुआ। रिकम्बिनेशन ना होने के बावजूद सोमैटिक सेल्स यानी ये रिप्रोडक्टिव सेल्स की बजाय सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशन आ रही है वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, बिकॉज वी आर कल्चरिंग these cells through asexual propagation method. So एक सेल से ही हम दो चार डिफरेंट सेल्स डेवलप कर रहे हैं और उन तमाम सेल्स से प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। उनमें जो वेरिएशन होगी दैट विल बी सोमा क्लोनल वेरिएशन, यानी सोमैटिक वेरिएशन दैट इज डेवलप फ्रॉम क्लोनल प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के दौरान जो वेरिएशन क्रिएट होगी वो सोमा क्लोनल वेरिएशन होगी। समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली ऐसी क्रॉप्स में जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेट करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती या टाइम रिक्वायरिंग होती है। लाइक ट्रीज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वेरिएशन को मेंटेन करना या रिकम्बिनेशन को डेवलप करना। सोमा क्लोनल वेरिएशन उसमें हम इजीली हासिल कर लेते हैं। देन जेनेटिक वेरिएशन डेवलप करने का एक जरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर आप डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, कोई और तब्दीली करने की बजाय सिर्फ आप अपनी डिजायरेबल फिनोटाइप को चेंज करने के लिए जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं या जीन्स को साइलेंट करते हैं या जीन को मैनिपुलेट करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी कि आप डीएनए के किसी पोर्शन को या तो डिलीट कर दें या उसमें कोई डीएनए का पोर्शन किसी ऑर्गेनिज्म में ऐड कर दें, तो ये जो मैनिपुलेशन है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये भी डेफिनेटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होने वाला मटेरियल है और इसे ये भी अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ही मौजूद है। यहाँ पे ये मुख्तसर सा पाथवे दिया गया है कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क करती है। तो इसमें हम अपना डिज़ायरेबल जीन एक प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं, उस प्लाज्मिड को हम एग्रोबैक्टीरियम में इंसर्ट करते हैं और वो एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट्स में, और उस डीएनए को जो हमने डेवलप किया है इंसर्ट करता है प्लांट में। वो डीएनए उस प्लांट का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद वो जैसे प्लांट अपने सेल को डिवाइड करता है वो नया दाखिल होने वाला डीएनए भी उसके साथ डिवाइड होता है और इस तरह से वो जीन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो उसका हिस्सा बन जाता है। इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल बीटी कॉटन है या और बहुत सारी क्रॉप्स में भी बीटी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जीन बैक्टीरिया से लिया गया है लेकिन अब वो इंसर्ट जब प्लांट में किया गया तो अब वो प्लांट का हिस्सा बन गया है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो मुंतकिल होता है, यानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज की गई है, डेवलप की गई है। तो ये था जेनेटिक वेरिएशन या वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम नंबर वेरिएशन। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस आपके जो भी अराइज हों इस लेक्चर के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।